गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं एसपी सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर, जहां पर हम लोग कर रहे हैं यूपी बोर्ड प्रिपरेशन कैसे धुआंधार। थोड़ा सा लेट हुआ है वीडियो क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम जनरेट हो गई थी मेरे स्टूडियो में, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। अब मैं वापस आ चुका हूं आप लोगों की डिमांड पर। जैसा आप लोगों ने कहा था कि आपको ग्रामर सेक्शन पूरा कंप्लीट करना है, तो आज हम सेक्शन सी को लेकर आए हैं। इंग्लिश के पार्ट में सेक्शन सी जो 10th और 12th दोनों का ही कंपल्सरी ही होता है लमसम, क्योंकि दोनों में ही ट्रांसलेशन आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, एक्टिव पैसिव आता है। तो उसी चीज़ को आज इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आपसे एक भी नंबर ना छूटे। तो सबसे पहले इन चीज़ों को जानने के लिए आपको क्या करना है, नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाइए, पहले उस वीडियो को देख लीजिए जो इससे पहले बताई हुई है। मैंने प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री की एक वीडियो डाली है जिसमें सारे क्वेश्चंस दे दिए गए हैं आपको, और वो 40 नंबर पहले आप जाके पक्के करिए, उसके बाद सेक्शन सी में आइए और यहाँ के नंबर हम लोग पक्के करेंगे। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, टेंस के बारे में जान लेना है। टेंस जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मैक्सिमम लोगों को उनकी हेल्पिंग वर्ब याद होगी, मैक्सिमम लोगों को नहीं याद होगी। तो जिन्हें नहीं याद है सबसे पहले पॉज करो वीडियो को और इसको बना डालो, बहुत ही अच्छे तरीके से बना डालो जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ कि इसके आगे करना क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपने बना लिया होगा, ठीक है। तो वीडियो बन गई है तो कुछ चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं इसी के साथ साथ। जैसे आपने देखा यहाँ प्रेजेंट, प्रेजेंट को क्या लिखेंगे, है। अगर पास्ट है तो पास्ट का क्या होगा, था। और अगर फ्यूचर होता है तो उसमें क्या मैक्सिमम मिलता है, होगा। ऐसे वर्ड हमें मिलते हैं। तो इससे क्या करेंगे, हम पहचान लेंगे कि ये कौन सा टेंस है। जैसे कि ये प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होगी, है। पास्ट टेंस की पहचान क्या होगी, था। और फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होगी, होगा। इसी प्रकार से जो आपका इंडेफिनिट होता है इसकी मैक्सिमम पहचान क्या हो जाती है, था। कॉन्टिन्यूअस की पहचान हो जाती है रहा, और परफेक्ट की पहचान हो जाती है चुका या फिर गया। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिसकी हेल्पिंग वर्ब मैंने नहीं लिखी है वो मैं सिखाऊंगा आपको बनाना। उससे पहले देख लेते हैं कि इसकी पहचान अगर लिखा जाए तो क्या होता है, रहा प्लस समय, ठीक है। तो देखो टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इन पे हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकिन इसमें हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको एक जो ट्रांसलेशन में 5 नंबर या 10 नंबर में आता है उसे पूर्ण रूप से कंप्लीट करना है। यहाँ देखते हैं, अगर देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये बन जाएंगे 4। वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जोड़ते चले जाइए, मिल जाएगा। पहचान की बात करी जाती है तो पहचानेंगे कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जैसे हम इंग्लिश में हम जानते क्या करते हैं, सेंटेंस को इंग्लिश में उल्टे से बनाया जाता है, उसी प्रकार से उसकी पहचान भी उल्टी होगी। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जाए तो ता है, पहचान खत्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए तो रहा है, खत्म। प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जाए तो चुका गया है, जिसमें चुका गया लास्ट में आएगा और है लगा होगा उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। इसी प्रकार से था वाले क्या होगा, ता था अगर मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, ता था, पास्ट इंडेफिनिट। रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। चुका गया था तब क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। और रहा प्लस समय, रहा प्लस समय का मतलब ये है जैसे 2 घंटे से काम कर रहा था, 2 घंटे से पढ़ रहा था, 2 घंटे से, मतलब कंटिन्यूटी किसी समय के साथ में अगर वो चीज़ें कर रहा है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। कुछ अब हम इनकी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जान लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में SEIS डू या डज लगता है। SEIS कब लगता है, SEIS लगता है सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस में। इसलिए मैंने कहा था आप पहले से कॉपी पर बना लीजिए, कॉपी पर लेके बैठो, नहीं किया तो रिकैप करो, पीछे जाओ, रिवाइज करके देखो, जा करके उसे देखो सिंपल में। अब इसे बना लोगे उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को लिखते जाओ, नहीं तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगी। तो SEIS किसको लिख देंगे, सिंपल के साथ। अब डू कब लगेगा और डस कब लगेगा, डू लगेगा प्लूरल के साथ और डस लगेगा एस के साथ। देखो SP आ गया, फिर से मैं सबके सामने आ रहा हूँ। तो SP से आपको याद रहेगा क्या है कि S का मतलब सिंगुलर और P का मतलब प्लूरल, ठीक है। तो इसी प्रकार से इज एम आर किसकी होती है, कॉन्टिन्यूअस की, किसके, प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूअस की। इज एम आर, एम लगता है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, ये लगता है सिंगुलर के साथ, ये लगता है प्लूरल के साथ। उसी प्रकार से हैज़ हो गया एस और ये हो गया पी, खत्म। पास्ट में आ जाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट की जब सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होंगे अगर, तब लगेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो या फिर निगेटिव हो, वैसे ही ये भी है, इंट्रोगेटिव हो या फिर निगेटिव होगा तब डू या डस लगेगा। यहाँ पर भी डिड लग जाता है, बस सिंपल सा। उसके बाद वॉज, वर, ये एस और पी, SP
उसके बाद हैड, ये दोनों के साथ लगता है, ये तो सिंपल ही है, ये तो सबसे सिंपल हो गया। विल शैल की बात की जाए तो विल और शैल जो है दोनों के साथ लग जाता है, किसी को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा मैक्सिमम विल का ही यूज किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो वैसे लेकिन ये विल और शैल लगता है, सिंगुलर के साथ विल और शैल लगता है प्लूरल के साथ। तो इसी प्रकार से विल से विल भी, शैल भी, विल हैव, शैल हैव लगता चला जाएगा। अब एक बार पढ़ लेते, याद कर लेते, जैसे क्या है, SEIS, डू या डस, इज एम आर, हैज़ हैव। SEIS, डू या डस, इज एम आर, हैज़ हैव, इतना याद कर लीजिए। ये हो गया वर्ब के सेकंड फॉर्म डिड और वाज वर हैड। वर्ब के सेकंड फॉर्म डिड, वाज वर हैड। इधर आ जाओ, विल शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, सिंपल सा। अब देखो इसका लास्ट वाला आपको अगर याद करना है तो इसमें कुछ नहीं करना, जो आपने ये वाली याद की इसके आगे बीन लगा देना है, तो ये हो जाएगा हैज़ बीन, ये हो जाएगा हैव बीन, सिंपल सा। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, हैड बीन, ये क्या हो जाएगा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, सिंपल सा आपके पास रख जाएगा। अब कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। इंडेफिनिट में आपका हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म लगेगी, हमेशा इन सब में, प्रेजेंट का हो, पास्ट का, फ्यूचर को, कहीं पर भी हो। स्पेशल केस की बात अलग की जाती है, जैसे सिंपल में लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। परफेक्ट की बात की जाती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देख लो ये चीज़ें आपकी हिट हैं। इंडेफिनिट में कोई भी इंडेफिनिट होगा वहाँ फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बस सिंपल सा ये इतना था। इतने ही रूल हैं जो चार्ट में आपके पहचान भी हो गई, एक ही चार्ट में टेंस पूरा तैयार। सारी पहचान आपके सामने है, पहचान लिख ली गई है। इसकी है, था, होगा। अगर इंडेफिनिट का है तो ता है, कॉन्टिन्यूअस का है तो रहा है, परफेक्ट का चुका गया है और रहा प्लस समय है। सिम इतना लगा होगा। उसी प्रकार से SEIS, डू या डस, इज एम आर, हैज़ हैव, हैज़ बीन, हैव बीन। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड, वाज वर, हैव, वाज वर, हैड बीन, विल शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। खत्म। आपके पास ये पूरा चार्ट तैयार होना चाहिए। इसे वैसे ही कि वैसे बना लो। देखो क्योंकि अगर ये नहीं तैयार होगा तो ना तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, ना टेंस होंगे, ना एक्टिव वॉइस, ना पैसिव वॉइस हो पाएगा। और इसके साथ साथ अगर मैं जो आर्टिकल बताता हूँ, मैंने कहा था आपसे कि अब आर्टिकल खाली हिंदी में सोच लीजिएगा। अगर आप हिंदी में सोच सकते हैं तो मैं उसे कंप्लीट करवा दूंगा इसी तरीके से। बस आपको क्या करना है, उसे लिखते हुए चला जाना है, वर्ड मीनिंग को जोड़ते जाइए, आंसर मिलता चलेगा। तो इतना हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। सो टेंस की चार्ट के बाद अब हम लोग आ जाते हैं कुछ रूल्स पर। बचपन में पढ़ रखे होंगे, उन्हीं को थोड़े से नए तरीके से पढ़ लेते हैं, सिंपल तरीके से। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सिंपल वर्ब की फॉर्म लिखा है, एफ का मतलब क्या है, फॉर्म है। जो भी फॉर्म लगेगी मैंने बता चुका हूँ। इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में, सब में कौन सी फॉर्म लगनी है, उन्हीं फॉर्म को लगा करके सॉल्व कर लेंगे। फिर निगेटिव के लिए क्या, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, सिंपल सा। इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को उठा लाएंगे आगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे कर दो, उसके बाद सिमिलर के लिख जाएगा वही सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। WH इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिसमें व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई शब्द आते हैं, कब, क्यों, कैसे, कहाँ वाले शब्द आ जाते हैं, तब हम लगाते हैं WH, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी का ही निगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते चले जाइए, आपका निगेटिव बन जाएगा। आप जान लेते सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब है, सब्जेक्ट मतलब करता मतलब जो काम करता है, सिंपल सा, वो तो सबको पता है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब HV जिसे कहते हैं, इससे पता चलता है कि कौन सा टेंस है। ये क्या बता देता है, ये बता देता है कौन सा टेंस है। जहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी, हेल्पिंग वर्ब से हम बता सकते हैं कि कौन सा टेंस है। वर्ब क्या पता है कि क्रिया मतलब कार्य हम जानते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब बचा हुआ कचरा, जितना भी बचा हुआ है इसके बाद है वो कचरा होता है। जो ये लास्ट में लिखा है वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब क्या है, कचरा। ठीक है, ये मेरे एक स्टूडेंट ने बताया था, सर इसको कचरा लिख दें, बचा हुआ है। तो उसी प्रकार से मैंने कचरा लिख दिया, उसको सबको कचरा ही बताता हूँ। आप लोग भी कचरा पढ़ो, ये कचरा ही होता है। तो इतनी ही चीज़ें हैं जो आपके ट्रांसलेशन में काम आएंगी। वो कैसे काम आएंगे जब मैं ट्रांसलेशन कराऊंगा तो देखिएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं एक्टिव पैसिव डायरेक्ट, क्योंकि टेंस आप लोग जान चुके हैं, टेंस की बातें समझ में आ गई हैं। तो अब हम आते हैं एक्टिव पैसिव पे। देखो इनको जरूर लिख लेना, ये तुम्हें ये सिखाएंगे कि किसी भी सेंटेंस को करेक्ट कैसे किया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी तो आता है ना, करेक्ट द सेंटेंस।
तो करेक्ट सेंटेंस के लिए सबकी पोजीशन अपनी जगह पर है या नहीं है, ये आपको सेंटेंस से पता चल जाएगा। अगर ये फॉर्मूले आपको याद हैं तो इनसे आप क्या करेंगे, उन करेक्ट सेंटेंसेस को बिल्कुल करेक्ट बना पाएंगे कि कौन सी चीज़ पहले आएगी और कौन सी चीज़ बाद में आएगी। ये सब चीज़ें सेंटेंस पहचानने में आपको दिक्कत नहीं करेगा। तो 2 नंबर तो आपको इसी से मिल जाएंगे, इन्हीं 4 रूल से पता कर पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस कैसे बनेगा। तो आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर, जैसे कह रहे हैं एक्टिव पैसिव। जो नॉर्मल टेंस आप लोगों ने देख ली, सारी हेल्पिंग वर्ब भी जान ली हैं और उनके रूल्स भी सीख लिए, मतलब ट्रांसलेशन का थोड़ा बहुत पोर्शन आप जान चुके हैं। एक्टिव पैसिव के मैं सिंपल रूल पहले लिख रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं एग्जाम्पल सर्च कराऊंगा जिसमें एक्सिलरी और एक्सक्लेमेटरी जो होंगे वो करा देंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये तो सिंपल से, ये तो सारे रूल पता होने चाहिए, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा डिफाइन करूँगा कि मेन रूल जो होता है वो ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब मतलब नेक्स्ट वाली क्या है वो मैं बताऊंगा, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, बाई लगेगा, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा, मतलब जो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा होगा एक्टिव में, उसका पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट का क्या लिख देना है, ऑब्जेक्टिव लिख देना है। उसके बाद जो अभी आता है वो सब कचरा होता है, बाहर में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो टेंस चेंजिंग क्या होगा, टेंस चेंजिंग में हम जान लेते हैं कि इंडेफिनिट जो होगा वो हमेशा कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा, कॉन्टिन्यूस होगा वो कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब उसके आगे क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा, और परफेक्ट जो है वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों टेंसों में सिर्फ और सिर्फ ही। इसीलिए मैंने पहले कहा था आपसे टेंस के सारी हेल्पिंग वर्ब तैयार कर लीजिए। तो टेंस की सारी हेल्पिंग वर्ब आप लोगों के तैयार हैं, ये रूल्स भी आपने देख लिए। अब हम सीधे से क्या करते हैं, इनके एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, और जो टफ जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं सीधे सीधे उन्हीं पे आ जाते हैं, क्योंकि ये रूल तो पुराने हैं, बचपन से यही रूल पढ़ते चले आ रहे हैं। तो हम आते हैं तो एक्टिव पैसिव के सिंपल रूल के बाद जो हम लोगों ने देखा है, उसके बाद आ जाते हैं मॉडल एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी हैव पर, और जान लेते हैं कि मॉडल एक्सिलरीज होती क्या है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, सबसे पहले जानिए मॉडल एक्सिलरीज मतलब जिसमें शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मतलब वो सारी हेल्पिंग वर्ब मिले जो आपने टेंस में नहीं पढ़ रखी हैं। टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब नहीं पढ़ रखी है, अगर ऐसी चीज़ें आपको मिल जाती है तो उन्हें क्या कहेंगे, मॉडल एक्सिलरीज, ठीक है। मॉडल एक्सिलरी मिल गया। इनको बनाने के लिए करना क्या है, सेम फॉर्मूला है, ऑब्जेक्ट वही रहेगा, ऑब्जेक्ट मॉडल एक्सिलरी मतलब जो भी इनमें से जो भी यूज की जा रही हो उसे हम लिख लेंगे मॉडल एक्सिलरी, प्लस बी लगा देंगे, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा था वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, पीछे का कोई भी चेंज नहीं होना है, सिर्फ इतने पर ही आपको ध्यान देना है। मॉडल एक्सिलरी के साथ क्या लग जाएगा, बी, मतलब टेंस के अदर आपकी कोई भी चीज़, मतलब इज, एम, आर, डू, डज, ऐसी सब चीज़ों हटा करके कोई भी चीज़ मिल जाती है हेल्पिंग वर्ब की जगह पर, तो उसे मॉडल एक्सिलरी कहते हैं, और उसके साथ बी जोड़ देना है तो आपका एक्टिव का पैसिव बन के तैयार हो जाता है। देख लेते एग्जाम्पल में, दे विल किल द बर्ड, क्या कर रहे हैं उन्होंने, वे लोग किल क्या कर रहे हैं, बर्ड को मार दिया, तो कैसे बनाएंगे, द बर्ड, सबसे पहले उठा लेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द बर्ड, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, विल आया है तो विल लगा देंगे, फिर उसके बाद क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं तो बी लगा दिया, द बर्ड विल बी, उसके बाद किल है, किल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, किल्ड, फिर नेक्स्ट क्या है, बाई, बाई लगा दिया, और दे जो था सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखना है तो दे का हो जाता है देम, सब्जेक्ट का हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया द बर्ड विल बी किल्ड बाई देम। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, एक्टिव में लिखा है आई कैन लिफ्ट इट, मैं इसे उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट इट, मैं इसे उठा सकता हूँ, तो क्या होगा, इट सबसे पहले आ जाएगा तो इट आ गया, कैन लगा था क्योंकि ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी के बाद क्या लग जाएगा, बी, तो बी लगा देंगे, इट कैन बी लिफ्टेड बाय मी, सिंपल सा बन के तैयार हो गया। तो इसी तरह के सेंटेंस आप में आते हैं, अब जरा इनको देख रहे हैं, मॉडल एक्सिलरी है जिनके साथ प्लस में हैव लगा हो, मतलब विल, कैन, कुड तो हो ही, उसके साथ साथ हैव भी लगा होगा, तब क्या करेंगे, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। चेंज देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट आएगा, मॉडल एक्सिलरी आएगी, प्लस हैव के साथ जुड़ जाएगा बीन, ये जो हैव है उस हैव के साथ जुड़ जाएगा बीन, जैसे कैन हैव, शुड हैव, ऐसी समथिंग चीज़ें अगर लिखी है तो उसके साथ जोड़ देंगे बीन। तो जैसे एग्जांपल में दिया गया है, यू शुड हैव हेल्प हर, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तो देख लेते हैं, सबसे पहले है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हर, हर का सब्जेक्ट क्या होगा, हर का सब्जेक्ट होगा सी, सी किसका है, हर का सब्जेक्ट हो गया तो सी हो गया, शुड लिखा है शुड लिख देंगे, हैव लिखा है हैव लिख देंगे, और हैव के साथ क्या लग जाता है, बीन, तो हमने लगा दिया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीन। उसके बाद हेल्प, ये थर्ड फॉर्म लिखी हुई थी पहले से ही, तो थर्ड फॉर्म ऐसे ही लिखी रहेगी। इसके बाद बाई, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो यू ही रहता है क्योंकि यू कभी परिवर्तित नहीं होता है, तो सी शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय यू, ये पैसिव बन करके तैयार हो गया। तो ये ऑक्सिलरी वाले हैं जो कि सिंपल वाले से थोड़ा सा अलग होते हैं। सिंपल वालों में क्या होता है, जिसमें इज, एम, आर यूज करते हैं, वो सिंपल तो बना लेंगे बचपन
9th 10th 11th आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। जिन्होंने 9th 10th वालों ने नहीं पढ़ा है उनके भी वही रूल, ये वाला रूल लगाते चले जाइए, मिलता जाएगा। हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट का मतलब ये है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसे क्या करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगा देनी है, बस और कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से रूल से हम बनाते चले जाएंगे। अब इसके आ जाते हैं लास्ट स्टेप पे, जिसमें कहता है इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जो इम्परेटिव सेंटेंसेस मैक्सिमम इंटर वालों में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। ऑक्सिलरीज के बाद अब आ जाते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस पे। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो प्रकार के आपके में पूछे जाते हैं। ऑर्डर कमांड पर होता है, या तो ऑर्डर कमांड पर, जैसे पानी लाने के लिए कह दिया गया, कोई काम करने के लिए कह दिया, ऐसा ऑर्डर होता है। या तो कोई एडवाइस होती है आपको कि आपको सदा सत्य बोलना चाहिए, या कोई चीज़ करने के लिए, मतलब एक ऐसी चीज़ किसी की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, कोई एडवाइजरी बात बताई जा रही है। तो ऑर्डर और कमांड वाले का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ है लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व। सिर्फ इतना ही करना है। क्या करना है, लेट लगा देना है, ऑब्जेक्ट लिख देना है, बी लिख देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते, लिखा है डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, तो लेट लगाना, सबसे पहले लेट लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखो तो क्या है, दिस वर्क, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, तो आ गया आपका दिस वर्क। देखो लेट दिस वर्क, बिल्कुल सिंपल मिल गया, डू लेट प्लस ऑब्जेक्ट मिल गया। उसके बाद क्या लगाते हैं, बी लगा देते हैं, तो बी लिख दिया। उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म डू था, डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन। मैक्सिमम कार्य करने के लिए ही कहा जाता है, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, डन। तो लेट दिस वर्क बी डन, सिंपल सा, सॉल्व, खत्म। तो ये हो गया इम्परेटिव का पहला टाइप का। दूसरा टाइप देख लेते हैं एडवाइस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट देख लेते हैं, यहाँ एग्जांपल इसका, लव योर कंट्री, एक तरह का क्या है, एडवाइजरी है। तो एक तरह की एडवाइस दी जा रही है आपको, क्या करना है, अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो क्या है, यू लव कंट्री, सॉरी लव योर कंट्री, तो क्या होगा, योर कंट्री। सबसे पहले जो सब्जेक्ट यहाँ लिख करके आ रहा है ऑब्जेक्ट का, वो क्या है, योर कंट्री। शुड लगा देना है, शुड मतलब जानते ही हम सभी लोग, चाहिए होता है, चाहिए। फिर क्या है, बी, बी लगा दिया। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, प्यार करना, किससे करोगे, कंट्री से। तो लव लगा दिया, लव का हो गया थर्ड फॉर्म लव्ड, गर्लफ्रेंड से मत करने लगना, कंट्री से ही करना, ठीक है। तो योर कंट्री शुड बी लव्ड, सिंपल सा। तो इस तरीके के इंपरेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जो एक्टिव पैसिव में आते हैं। इससे ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जाएगा, बस इतना ही है एक्टिव पैसिव में। तो एक्टिव पैसिव को इतने ही बार पीछे वीडियो रिवाइंड करके एक बार फिर से समझ लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पर, जिसे कहते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सो एक्टिव पैसिव आप लोगों ने सीख लिया, अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में, ठीक है। एक्टिव पैसिव जान गए हैं, बनाने की कोशिश करिएगा, आ जाएगा आप लोगों को। बहुत सिंपल से रूल जो लिखे उन सारे को कॉपी पर नोट करके लगाइए, सारे हो जाएंगे। अब आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे रूल पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें चेंज करना है। तो डायरेक्ट में आपको तीन चीज़ें याद रख लेनी है। सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन, मतलब जिसे सीपी मैं कहता हूँ, और चेंज ऑफ टेंस मतलब सिटी, अरे सीपी क्यों हो गया ये, सिटी, ठीक है। उसके बाद चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब सीपीएस, सीपीएस चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो यहाँ लिखा है SON, ये सभी लोग जानते होंगे, 1 2 3 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होगा वो चेंज कैसे होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये जो पर्सन चेंज लिखा है ये इसी के अकॉर्डिंग होता है कि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंजिंग आता है। एन का मतलब नो चेंजिंग। अब ये जो चेंज है, दो में जो चेंज हो रहा है, देखो थर्ड पर्सन में तो कोई चेंज नहीं होना है, उसको हम जान लेंगे, लेकिन ये जो 2 पर्सन चेंज हो रहा है ये कैसे होंगे जरा देख लेते हैं। तो सीपी को सबसे पहले डिफाइन कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन के साथ। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी, आई और वी भी है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो होगा ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट इधर लिखे हैं आई और वी, आई वी, मे, माइन, अवर, अवर्स, मी और अस में चेंज कर देंगे। आई का क्या होगा, आई, माई, माइन और मी, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर हम बात करें सेकंड पर्सन की, सेकंड पर्सन में एक ही टर्म आता है, वो है यू। यू को क्या है, यू, योर, योर्स और सिंपल सा, और उसका ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, यू। अगर कहीं पे सब्जेक्ट ये लिखा है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या लिख देना, ये। बीच वाली जो चीज़ें हैं वो अपनेपन के लिए लगाई जाती हैं, जब अपना उसका ऐसी चीज़ें होती तो इन सारी चीज़ों को यूज किया जाता है। हमें सिर्फ काम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, मैक्सिमम काम इसी का ही पड़ेगा, इसका काम बहुत कम पड़ता है। सो जान लेते हैं यू का बताया, यू का योर्स, योर, योर्स, यू। उसके बाद थर्ड पर्सन में देखा जाए जिसमें नो चेंजिंग है, थर्ड पर्सन को क्या लिखा, नो चेंज। जो थर्ड पर्सन है
SON में थर्ड पर्सन जिसमें लिखा है SON, एन का मतलब नो चेंज, नो चेंज मतलब ही सी इट दे अगर कहीं मिल जाता है तो उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। तो ही सी इट दे क्या होता क्या है, ऑब्जेक्ट देख लेते हैं इसका, बस खाली हिम, हर, इट और देम, ये सारी चीज़ें अगर कहीं मिल जाती है तो देयर इज़ नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। क्या चेंज नहीं किया जाता है वो मैं बता दूंगा, सब सॉल्व कराऊंगा तो उसे देख लीजिएगा क्या चेंज किया जाता है। चेंज ऑफ टेंस, टेंस का चेंज कैसे किया जाता है, तो टेंस के चेंज के लिए आपको देख लेना है जिसमें प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उन सबको किस में ले जाओ, पास्ट में लेके चले जाओ, उन सबको किस में ले जाओ, पास्ट में लेके चले जाओ। तो प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से पास्ट के जो दो और हैं वो कैसे बनेंगे, पास्ट के दो और, अगर इंडेफिनिट लिखा है तो वो परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, अगर कॉन्टिन्यूअस लिखा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इंडेफिनिट है पास्ट का, ये देखिए प्रेजेंट वाले तो पास्ट में जाएंगे ही जाएंगे, और पास्ट वाले जो है अगर इंडेफिनिट है तो परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और कॉन्टिन्यूअस है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सिलरी जो हम लोगों ने पढ़ रखी थी, क्या पढ़ा था, शैल, विल, कैन, में और भी सारी चीज़ें हैं, तो ये किस में चेंज होगी, शैल चेंज होगा, शुड में, विल चेंज होगा, वुड में, कैन चेंज होगा कुड में, और मे चेंज होगा माइट में। ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसे ही चेंज होती चली जाएंगी, जिस प्रकार से हम लोग रूल बनाते जाएंगे उस तरह से सॉल्व करते जाएंगे। तो इतने रूल्स पहले आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, फिर चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कैसे चेंज होगा वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ चीज़ों को और देख लो, जैसे सैड टू था तो सैड टू को सभी लोग जानते हैं टोल्ड में चेंज कर देते हैं, सिंपल सा, या फिर अगर इंट्रोगेटिव होगा तो क्या कर देते थे, आस्क्ड में कर देते थे, और जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है उसे हम लोग डैट में बदलते हैं, मैक्सिमम टाइम डैट में बदलते हैं। अगर इंट्रोगेटिव है तो किस में बदल जाता था, इफ़ में बदल जाता था। तो मैक्सिमम जो है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा डैट पर ही सॉल्व होगा। इंट्रोगेटिव वाले आप में कम पूछे जाते हैं, आस्क्ड वाले अगर आता है बाई चांस तो उसे भी हम कर लेंगे, लेकिन सैड टू का ध्यान रखिए, टोल्ड और आस्क्ड में चले जाते हैं। और इसके अलावा इम्परेटिव होगा तो वहाँ पर जोड़ा जाएगा वो सारी नई चीज़ें, हो सकता है ऑर्डर का हो सकता है या शारो का हो सकता है, वो सब अलग अलग चीज़ें हैं, वो देखा जाएगा। तो इतना ना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आते हैं आगे। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अब आ जाते हैं उस पोर्शन पे जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये है इम्परेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन टैग आ जाता है। क्वेश्चन टैग की बात की जाए तो जैसे क्वेश्चन टैग कैसा होगा, देखो यहाँ पे जैसे लिखा है ही सेड टू मी गिव मी सम मनी विल यू, विल यू क्या है, क्वेश्चन टैग है। क्या होगा, जिनके लास्ट में आएगा क्या, क्वेश्चन टैग, कैन यू, विल यू, समथिंग कुछ ऐसे ही दिया जाएगा तो क्वेश्चन टैग आ जाएगा। तो उसके लिए करना क्या है, जहाँ सैड टू लिखा होगा सैड टू को चेंज कर देंगे टेल या आस्क या रिक्वेस्ट में, वो डिपेंड करेगा किस तरीके का क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ पे विल यू, क्या तुम, यहाँ लिखा है गिव मी सम मनी, मांग रहा है, अगर वो मनी मांग रहा है तो क्या करेगा, रिक्वेस्ट ही करेगा ना। किसी से पैसा मांग रहा है, किसी से नंबर मांग रहा है, किसी लड़की से जाके नंबर मांगोगे तो क्या कहोगे, विल यू गिव मी योर नंबर, विल यू, ये नहीं लगाओगे टैग, क्वेश्चन टैग। तो इसी प्रकार से क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, आस्क कर दोगे, पूछेंगे, और टेल भी लगा सकते हैं। तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लगा देना है, टू लगा देना। सिमिलर देखो, ही सेड टू मी गिव मी सम मनी विल यू, तो क्या करना है, फिर को आ जाओ, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम मनी, गिव हिम क्या हो गया, सम मनी, बस सिंपल सा देखो बन करके तैयार हो गया। तो इसी से हमने बना लिया। अब देख लो ये वाला जो मी चेंज हुआ है किसका, अब देख लो जो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज लिखा था वो कैसे चेंज करते हैं इस चीज़ को देखो। यहाँ लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या लिखा है, मी किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, SON, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मी में आ जाते हैं ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग होगा, फर्स्ट पर्सन जो है यहाँ पे क्या है, ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हिम, ही का क्या आता है, हिम लग जाएगा, गिव हिम सम मनी, सिंपल सा। और विल यू को खा जाएंगे, भूख लगी थी, विल यू क्या हम लोग खा गए इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे लग गया टू गिव हिम सम मनी, सिंपल सा। तो ये इम्परेटिव के क्वेश्चन टैग वाले जो होते हैं इस तरीके के भी आप पे पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं बिगिनिंग विद लेट, जिनमें लेट से स्टार्टिंग होती है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो दी गई है आपकी वो अगर लेट से स्टार्ट है तो कैसे बनाएंगे, तो उनके लिए क्या करना है, सैड टू को हम चेंज कर देंगे प्रपोजल या तो सजेस्टेड, ठीक है, या प्रपोजल की जगह समझ लो प्रपोज्ड लिखा है, पूरा क्या लिखा है, प्रपोज्ड पूरा प्रपोज, क्योंकि हम लोग सेकंड इनडायरेक्टली, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो डायरेक्ट हमेशा क्या होगा, प्रेजेंट में होता है, कोई चीज़ें प्रेजेंट में घटित की जाती है, मैं सामने अगर बता रहा हूँ तो जैसे डायरेक्ट कहेंगे। अगर इनडायरेक्टली कोई बोलेगा
तो वो पास्ट में चला जाएगा, यही तो बोलेगा। उसने किस तरीके प्रेजेंट करेगा कि उसने ये कहा था कि ये हुआ था, इस तरीके से चीज़ें। तो इसीलिए प्रपोज्ड हमेशा सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, ठीक। टोल्ड भी लगता है तो सेकंड फॉर्म। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लगा देंगे, डैट लगा देंगे। तो इसको बनाने के लिए आपको इतना करना है, लेट को ख़त्म कर देंगे, खा जाएंगे, अस की जगह पर आ जाएगा वी और दे, दोनों में से कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। इतना यूज करना है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। ही सैड, ही सैड, ही सैड को कैसे चेंज करेंगे, ही तो अपना वही है, भाईचारा इनसे, इनको चेंज नहीं करेंगे। सैड जो था, सैड को हम क्या करेंगे, या तो प्रपोज या तो सजेस्टेड, प्रपोज भी कर सकते हैं और सजेस्टेड भी कर सकते हैं। तो ही प्रपोज्ड दैट, उसने प्रपोजल दिया है, एक तरह का प्रपोज किया है कि हमें साथ में डांस करना चाहिए। लेट अस डांस टुगेदर, हम सब को साथ में डांस करना चाहिए, अकेले अकेले करेंगे तो हार जाएंगे। ABCD वाला गेम खेलने जा रहे हैं। तो ही प्रपोज डैट वी, उसके बाद क्या लगा, वी के बाद देखो क्या लगेगा, शुड, शुड लगा दिया है। ये क्या है, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, डांस है तो डांस ही रहेगी। डांस टुगेदर, टुगेदर, सिंपल सा, कोई भी चेंजिंग इसके अलावा कुछ भी नहीं किया गया। तो जिसमें बिगनिंग अगर लेट से होती है, और लेट वाले ही ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये है इम्परेटिव और क्वेश्चन टैग के। इसके बाद हम देखते हैं ऑप्टेटिव में और एक्सक्लेमेटरी में, जो डायरेक्ट डायरेक्ट ये भी आपके में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, जिसमें हुर्रा वगैरह आता है। तो आप देखते हैं आगे। सो अब देखते हैं एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी में क्या होगा देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, जो सैड होगा या सैड टू होगा उसके साथ एक्सक्लेम्ड, देखो एक्सक्लेम्ड लगा सकते हैं, इसको एक्सक्लेम्ड कर लो पूरा पूरा, तो यही लगाना ही है, तो हमेशा यही कर लो। एक्सक्लेम्ड विद, खुशी होगा तो जॉय लगा देंगे, शोक होगा तो सौरो लगा देंगे, आश्चर्य होगा सरप्राइज लगा देंगे, क्रोध होगा तो एंगर लगा देंगे, और पश्चाताप होगा तो रिग्रेट लगा देंगे। इन सारी चीज़ों को याद कर लीजिए। बस यही 4 चीज़ें हैं जो आपकी लगी जा सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगे। 4-5 जो चीज़ें लिखी गई हैं। कॉमा इंटर कॉमा हटाकर डैट ही लगेगा, और जहाँ अल्लाह ओह या अलास लिखा होगा, इन चीज़ों को क्या करेंगे, आह ओह या अलास लिखा है, इसको हम ख़त्म कर देंगे, मतलब उसको खा जाएंगे। भूख लगी बहुत तेज़ी में मेरे भी। तो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, ही सैड अलास आई एम रुइंड, आई एम क्या है, रुइंड, आई एम रुइंड, रुइंड मतलब सत्यानाश हो गया तुम्हारा। तो ही सैड की जगह क्या लगा देंगे, एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड विद क्या है, अलास, अलास क्या है, बहुत दुखी में कहा जा रहा है, दुखा है, दुखद समाचार कैसे बताएंगे, सौरो के साथ। तो ही एक्सक्लेम्ड विद, मतलब ये तो लगाना ही लगाना, एक्सक्लेम्ड विद कैसे, सौरो, बहुत दुखी के साथ, दुख के साथ, शोक के साथ कहना पड़ रहा है। दैट ही वॉज रुइंड, ही वॉज क्यों लगा, क्योंकि एम मैंने बताया जी जितने भी प्रेजेंट हैं वो किसमें चेंज जाएंगे, पास्ट में। तो ही वॉज रुइंड। अब देखो ही क्यों लगा, ही लगा है आई की वजह से। आई क्या आता है, फिर से चले जाते हैं SON की तरफ में। SON मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या लिखा है, ही लिखा है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। तो ही वॉज रुइंड, सिंपल सा सॉल्व हो गया। अब इधर आ जाते हैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल। ही सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, एक्सक्लेमेटरी साइन इन्वर्टेड कॉमा, कितनी ब्यूटीफुल गर्ल है, सब लोग देख लिया। तो ही एक्सक्लेम्ड विद कैसे, अब बताओ क्या होगा, शोक होगा, किसी की बड़ाई वो शोक से करेगा, नहीं करेगा, आश्चर्य से करेगा, नहीं कर सकता है, आश्चर्य से कर सकता है, वाओ कितनी सुंदर, तो सरप्राइज लगाया जा सकता है। एंगर क्रोध नहीं लग सकता, रिग्रेट पश्चाताप तो बिल्कुल भी नहीं है। जॉय हम इंजॉय करते समय भी बता सकते हैं, तो यहाँ पे लगा है ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यहाँ पर सरप्राइज भी लगाया जा सकता है, सरप्राइज भी लगा सकते हैं। फिर ठीक है, फिर कॉमा इंटर कॉमा हटा करके क्या लगाया, डैट व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, तो सी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सी वॉज क्यों लगा, क्योंकि यहाँ इज लगा था, और इज के लिए क्या आता है, वॉज आएगा, वॉज लगा दिया जाएगा, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सिंपल सा। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसे हमें किस में बना देना है, सिंपल सेंटेंसेस में। यही रूल होता है इंडेफिनिट का, इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव के रूल के हिसाब से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव का रूल यही है कि आपको जितने भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव में लिखे उनको किसे बना देना, सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देना, और आपके सामने आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं ऑप्टेटिव क्या होता है। ऑप्टेटिव में क्या होता है, किसी तरह का कर्ज मतलब श्राप दे देना, ब्लेस मतलब आशीर्वाद दे देना, प्रे मतलब प्रार्थना करना, और विश मतलब एक प्रकार की ये भी प्रार्थना करके मैं दुआ करता हूँ आप खुश रहें, सलामत रहें। तो उसी प्रकार सैड टू के हटा करके कर्स, ब्लेस, प्रे और विश लगाए जाएंगे। इनका एग्जाम्पल देख लेंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके डैट ही लगाया जाएगा, और एक्सक्लेमेटरी साइन जहाँ होगा उसकी जगह पे फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। ये इसका रूल था। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही सैड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग कैसी विश हो सकती है, प्रे कर सकता है
ठीक है, या तो ब्लेस कर सकता, तो ब्लेस कर देते हैं, तो ही ब्लेस्ड मी, ही ब्लेस्ड मी, कॉमा हटा करके डैट लग गया, यू लगा था, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, मी का सब्जेक्ट होगा आई, तो डैट की जगह डैट, फिर आई, और देखो मे लगा था, मे को मैंने बताया किस में चेंज हो जाता है, माइट में, तो मे चेंज हो गया माइट में, लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप, खत्म, सिंपल शॉर्ट। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू हर, उसने उस लड़की से कहा, लड़की होगी हर है, कॉमा नोट कॉमा, मे यू डाई, तुम मर जाओ, शायद तुम मर जाओ, धोखा दिया था इसने इसको, गर्लफ्रेंड थी इसकी, धोखा दे के भाग गए किसी तीसरे के साथ, दूसरा वाला भी धक्का दे रहा होगा, तो ही कर्स्ड हर दैट सी माइट डाई। देख लो सिंपल सा यहाँ पे दिख ही रहा था, अगर किसी को मरने के लिए कहोगे तो बिलस प्रार्थना तो नहीं करोगे, क्या करोगे, सीधे सीधे कर्ज, श्राप देते हो, हम तुमको श्राप देते तुम जाकर कहेगा मर जाओ, तो ही कर्स्ड हर दैट सी माइट डाई। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इनडायरेक्ट को भी खत्म कर लिया, एक्टिव पैसिव भी खत्म हो गया, टेंस भी खत्म हो गया, और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे इस सेक्शन के एडम एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम्स, और जो लास्ट बचा हुआ चीज़ थी जिसे कहते हैं ट्रांसलेशन, जिसमें 10 नंबर और उनके 5 नंबर पक्के होंगे, उन्हें भी सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार, सब्सक्राइब मत करो, वीडियो को शेयर करो, और चैनल को जितनी ज़्यादा तक हो सकता है उतनी ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचा दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज तक।